वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 94 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है दे दैट हैव पावर टू हर्ट एंड विल डू नन। सोनेट का मतलब है 14 लाइंस पर कंसिस्टेंट पोएम। सोनेट को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके साथ साथ सोनेट पर कंसिस्टेंट लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनाइसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया, जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेंट है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। ये बेसिकली एक सोनेट है जो कि 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा और कपलेट का मतलब है 2 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा। तो इस तरह से ये पोएम 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट होने की वजह से टोटल 14 लाइंस पर कंसिस्टेंट है। इसमें पॉइंट कहता है दे वो लोग दैट हैव पावर जिनके पास ताकत होती है टू हर्ट दूसरों को नुकसान पहुंचाने की एंड विल डू नन, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। दैट डू नॉट डू द थिंग, और वो ऐसा काम नहीं करते। दे मस्ट डू शो, जिनसे उनके अमाल उनकी नीयत ज़ाहिर हो रही हो, जिनसे उनकी ताकत ज़ाहिर हो रही हो। यानी ऐसे लोग जो ताकत के बावजूद किसी को तंग नहीं करते और वो काम जिससे उनकी शोहरत हो रही हो वो उससे भी परहेज़ करते हैं। हु मूविंग अदर्स, जो दूसरों को तो आगे धकेलते हैं यानी कामयाबी की तरफ धकेलते हैं, उन्हें कामयाब करना चाहते हैं। आर देमसेल्व्स एज स्टोन, लेकिन ख़ुद पत्थर की मानिंद होते हैं, यानी वो ख़ुद बहुत ज़्यादा तरक्की और खुशहाली को पसंद नहीं करते। अनमूव्ड, वो लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल बेहिसो हरकत होते हैं। कोल्ड, बहुत सर्द मोहरी का शिकार होते हैं। एंड टू टेम्पटेशन स्लो, और वो किसी किस्म के लालच में नहीं आते, उन्हें बहुत सुस्त किस्म की तरगीब मिलती है। वो किसी की तरगीब या किसी के बहकावे या लालच में आने वाले लोग नहीं होते। दे राइटली डू इनहेरिट हेवन्स ग्रेसेस, उन पर आसमानों से बहुत सी नेमतें निछावर होती हैं और वो इन नेमतों के हकदार भी होते हैं, और वो इन नेमतों को विरासत में हासिल कर लेते हैं। यानी जिस तरह से बच्चे अपने पेरेंट्स की जायदाद को, उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है, विरासत में हासिल करती है, तो ऐसे अच्छे लोग खुदा की नेमतों को जो कि आसमानों से निछावर होती हैं उन्हें इनहेरिट कर लेते हैं, उन्हें अपना हक समझकर रख लेते हैं। एंड हस्बैंड नेचर्स रिचेस फ्रॉम एक्सपेंस, और वो जो फितरत की दौलत है उसे ज़ाया होने से बचाते हैं। दे आर द लॉर्ड्स एंड ओनर्स ऑफ देयर फेसेस, वो अपने चेहरे के असल मालिक और आका होते हैं, यानी उन्हें अपने चेहरों पर कंट्रोल होता है। वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को शो नहीं करते, अपने जो नेगेटिव इमोशंस हैं उन्हें अपने चेहरे पर नहीं आने देते। अदर्स बट स्टीवर्ड्स ऑफ देयर एक्सीलेंस, और उनके मुकाबले में जो दूसरे लोग हैं वो अपनी आला किस्म की कारकर्दगी का ख़ुद को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, यानी वो कहते हैं कि उनकी कामयाबी उनकी मेहनत की वजह से है। द समर्स फ्लावर इज़ टू द समर स्वीट, यानी वो फूल जो कि मौसम गर्मा में होता है उसकी खुशबू और दिलकशी भी बहुत ही खूबसूरत होती है। दो टू इटसेल्फ इट ओनली लिव एंड डाई, अगरचे उस फूल को सिर्फ़ यही इल्म होता है कि उसने एक ना एक दिन ज़िंदगी गुजारने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाना है,
बट इफ़ दैट फ्लावर विद बेस इन्फेक्शन मीट, लेकिन अगर उसी फूल पर कोई दाग लग जाए, कोई ज़ख़म हो जाए, द बेसेस्ट वीड आउटब्रेव हिज डिग्निटी, तो उधर जो जड़ी बूटियाँ और फजूल पौधे उगे होते हैं वो उसकी अज़मत पर खुद छा जाते हैं। यानी फूल जितना मर्ज़ी खूबसूरत हो, अगर उस पर दाग लग जाए तो उसकी खूबसूरती मांद पड़ जाती है और आम पौधे उससे सबकत ले जाते हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देना शुरू कर देते हैं। फॉर स्वीटेस्ट थिंग्स, इन खूबसूरत चीज़ों के लिए टर्न सावरेस्ट बाय देयर डीड्स, यानी बुरे कामों की वजह से खूबसूरत चीज़ें भी बहुत ज़्यादा तुर्श हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा भद्दी और बुरी लगना शुरू हो जाती हैं। लिलीज दैट फेस्टर स्मेल, और लिली का फूल जो कि बहुत खूबसूरत फूल है, अगर उस पर भी कोई दाग आ जाए और उसमें से भी किसी ज़ख़म की स्मेल आना शुरू हो जाए, फार वर्स दैन वीड्स, तो वो जड़ी बूटियों से बदतर हो जाता है। यानी फूल जितना मर्ज़ी खूबसूरत हो, लेकिन अगर वो दागदार हो जाए तो उससे कई गुना घटिया पौधे उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि इंसान असल में अपने बिहेवियर, अपने कैरेक्टर, अपनी एट्रीब्यूट्स और अपने एटीट्यूड की वजह से ही इज़्ज़त हासिल करता है। अदरवाइज़ उससे रैंक में बहुत इन्फीरियर लोग भी उससे ज़्यादा इज़्ज़त हासिल कर लेते हैं अगर वो अच्छे बिहेवियर वाले हों। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लोसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं इस पोइम का मीटर। इस पोइम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी तमाम लाइंस में टोटल 5 फीट हैं और 10 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड है और इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला तमाम लाइनों में चलता है। उसके बाद अगर हम इस पोइम की राइम स्कीम को देखें तो इसकी राइम स्कीम अल्टरनेट है, जबकि लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं, यानी ए बी सी डी ई एफ जी जी। यानी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है नन, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है स्टोन, नॉन स्टोन। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है शो, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्लो, शो स्लो। फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रेसीज, सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फेसिस, ग्रेसीज फेसिस। सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है एक्सपेंस, एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है एक्सीलेंस, एक्सपेंस एक्सीलेंस। नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्वीट, 11th लाइन का लास्ट वर्ड है मीट, स्वीट मीट। 10th लाइन का लास्ट वर्ड है डाई और 12th लाइन का लास्ट वर्ड है डिग्निटी, डाई डिग्निटी। लास्ट 2 लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, यानी 13th लाइन का लास्ट वर्ड है डीड्स और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है वीड्स। तो इस तरह से इस पोइम की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। नेक्स्ट है जक्स्टापोजिशन। इस पोइम की फर्स्ट 4 लाइंस में पोइट ने जक्स्टापोजिशन का इस्तेमाल किया है, यानी उसने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया है जो कि दूसरों के लिए बेहतर है लेकिन वो खुद के लिए इन तरक्कियों और आला शोहरत से दूर ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट किसी पोइम की एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में दैट हैव, लाइन नंबर 2 में नॉट मोस्ट, लाइन नंबर 11 में इफ़ विद, लाइन नंबर 14 में फास्टर स्मेल। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी सिफात की बुनियाद पर 2 मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में पोइट कहता है who moving others are themselves as stone, ऐसे लोग पत्थरों की मानिंद होते हैं, यानी वो ऐसे लोगों का पत्थरों के साथ मुआवजा कर रहा है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 6 पे वो कहता है एंड हस्बैंड नेचर्स रिचेस फ्रॉम एक्सपेंस, यानी वो फितरत की जो दौलत है उसे ज़ाया होने से बचाते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे लोग फितरत की जो मज़ाहिर हैं, यानी जो अच्छे लोग हैं, उनको भी ज़ाया होने से महफूज रखते हैं, किसी का भी वो नुकसान नहीं करते। नेक्स्ट है एंजम्बमेंट। एंजम्बमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्बमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस रन ऑन लाइन की तरफ। इस पोइम की लाइन नंबर 9 एक रन ऑन लाइन है जिसमें एंजम्बमेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है। जैसा कि पोइट कहता है द समर्स फ्लावर इज़ टू द समर स्वीट। अब वो फूल कैसा है और उसका क्या मकसद है,
वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है, यानी लाइन नंबर 10 में बयान करता है, दो टू इटसेल्फ इट ओनली लिव एंड डाई। अगरचे उस फूल का मकसद महज यही होता है कि उसने ज़िंदा रहना है और उसके बाद उसने मर जाना है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में दे और दैट ये दोनों वर्ड्स द से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन हैव, हर्ट, लाइन नंबर 7 में दे, देयर, लाइन नंबर 9 में समर, स्वीट, लाइन नंबर 11 में बट, बेस, लाइन नंबर 13 में स्वीटेस्ट, सॉरेस्ट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में दैट, हर्ट, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में नॉट, मोस्ट, लाइन नंबर 9 में फ्लावर, समर, लाइन नंबर 11 में बट, दैट, मीट, लाइन नंबर 13 में स्वीटेस्ट, सॉवरेस्ट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में दैट, हैव, लाइन नंबर 2 में नॉट, मोस्ट, लाइन नंबर 11 में इफ़, विद, लाइन नंबर 13 में स्वीटेस्ट, सॉवरेस्ट, लाइन नंबर 14 में फेस्टर, स्मेल। इसके अलावा पोइट ने अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली यानी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन या मुबालगा आराई का सहारा लिया है। इसके अलावा अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि इंसान अपने बिहेवियर से पहचाना जाता है, इंसान अपनी इज़्ज़त अपने एटीट्यूड, अपनी एट्रीब्यूट्स और अपनी क्वालिटी से ही करवाता है। अगर इंसान में कोई खूबी ना हो तो रैंक और ओहदे में और दौलत में बहुत कमतर लोग उससे ज़्यादा इज़्ज़त हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर हुई। विलियम शेक्सपियर की दीगर सोनेट्स और पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।